नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम एकेडमी। क्या आप लोग टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, पीपीएससी, टीआरई-4, डीएसएसबी, अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। और आज हम लोग देखेंगे मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट, जो एक ऐसा कोर टॉपिक है जहां से प्रश्न हर साल शिक्षक भर्ती में बनता ही बनता है। और यह एनसीईआरटी बेस आधारित प्रश्न है और हमें एनसीईआरटी प्रेफर करने का मुख्य मकसद यही है कि वर्तमान समय में एनसीईआरटी को ही आधार बनाकर आयोग अपनी परीक्षाएं करा रहा है। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज का रहा ये पहला प्रश्न। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है बताइए? विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य का संचय, वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी है, लेकिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं है। इसलिए उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। मुद्रा का कार्य वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं। मुद्रा के मुख्य कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान। ये मुद्रा के कार्य हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की तुलना में मुद्रा का उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए दिया है, यह इच्छाओं को द्वैत संयोग की समस्या को समाप्त करता है। ऑप्शन बी, यह जनसंख्या बढ़ाती है। ऑप्शन सी है, यह कृषि उत्पादन घटाती है। ऑप्शन डी है, यह सभी आर्थिक समस्याओं को समाप्त कर देती है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की तुलना में मुद्रा का उपयोग सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह इच्छाओं के द्वैत संयोग की समस्या को समाप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी बार्टर सिस्टम में लेन देन तभी संभव है जब दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता एक दूसरे से मेल खाती हो। इसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। मुद्रा इस समस्या को समाप्त करती है क्योंकि हर व्यक्ति मुद्रा को स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 3 है, कथन और कारण से प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश करिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इसका कारण दिया कि भारतीय रिजर्व द्वारा जारी मुद्रा भुगतान के साधनों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। दोनों सही है, दोनों व्याख्या है। एक दोनों सही, व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो जी बिल्कुल है, क्योंकि कारण उसका बता रहा है, भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोट भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो जी दोनों सही है और व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। मुद्रा को समाज में व्यापक स्वीकृति प्रदान होती है क्योंकि यह वैध मुद्रा होती है। इसी कारण लोग वस्तु एवं सेवाओं के बदले मुद्रा स्वीकार करते हैं। यही मुद्रा को विनिमय का माध्यम बनाता है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मूल्य संचय के रूप में मुद्रा की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शन ए है, एक किसान आज गेहूं बेचकर प्राप्त धन को अगले वर्ष ट्रैक्टर खरीदने के लिए सुरक्षित रखता है। ऑप्शन बी है, एक कारखाना सीमेंट बनाता है। एक शिक्षक परीक्षा आयोजित कराता है। एक कंपनी वस्त्रों का निर्यात करती है। कौन सा ऑप्शन जो उदाहरण है मूल्य संचय का के रूप में मुद्रा का भूमिका को अच्छी तरह दर्शाता है? तो जी ऑप्शन ए है। यहाँ पे एक किसान अनाज गेहूं बेचकर धन को अगले वर्ष ट्रैक्टर खरीदने के लिए सुरक्षित रखता है, जो मूल्य संचय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी मुद्रा का स्टोर ऑफ वैल्यू कार्य यह है कि व्यक्ति अपनी आय को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित कर सकता है। किसान आज धन बचाकर भविष्य में ट्रैक्टर खरीद सकता है। यही मूल्य का संचय का कार्य है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली से बेहतर क्यों है?
इसका ऑप्शन ए है मुद्रा विनिमय की आवश्यकताओं को समाप्त कर देती है। ऑप्शन बी है मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार भुगतान माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है। ऑप्शन सी है मुद्रा केवल बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है। ऑप्शन डी है मुद्रा का उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जा सकता है। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 5। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली से बेहतर क्यों है? क्योंकि मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार भुगतान माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार विनिमय माध्यम है। इसी कारण लेन देन सरल होता है, समय की बचत होती है, व्यापार का विस्तार होता है और आर्थिक गतिविधि तेजी से बढ़ती है। दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो आप बिना संकोच, बिना निसंदेह से इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर विजिट करेंगे तो अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग प्ले लिस्ट बना है, आप वहां से तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए यदि आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो इसी नेम से अंजू एग्जाम एकेडमी नेम से ही टेलीग्राम चैनल बना है। तो और एक इसी चैनल से जुड़ा हुआ है, आप वहां अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? वित्त मंत्रालय को, आरबीआई को, भारतीय स्टेट बैंक को, नीति आयोग को? भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किस संस्था के पास है? तो वो अधिकार आरबीआई के पास है, जो भारतीय संविधान और संबंधित कानूनों के अनुसार 2 रुपये तथा उससे ऊपर के नोट को आरबीआई जारी करता है और 1 रुपये का नोट भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है, जबकि उसका प्रचलन आरबीआई के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर 7 है, वाणिज्यिक बैंकों में मांग जमा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है ऐसी जमा राशि जिसे खाताधारक किसी भी समय निकाल सकता है। ऐसी जमा राशि जिसे 10 वर्ष से पहले नहीं निकाला जा सकता, केवल कंपनियों द्वारा जमा धन। ऑप्शन डी है केवल आरबीआई द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशि। जो कमर्शियल बैंक में मांग जमा होता है उससे क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो ऐसा जमा राशि जिसे खाताधारक किसी भी समय निकाल सकता है। ऑप्शन ए होगा। डिमांड जमा का मतलब होता है, मांग जमा का मतलब होता है ऐसी जमा राशि जिसे खाताधारक किसी भी समय निकाल सकता है। डिमांड डिपॉजिट वह जमा राशि है जिसे खाताधारक चेक, एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, बैंक खाता के माध्यम से जब चाहे तब निकाल सकता है। इसी कारण डिमांड डिपॉजिट को नियर मनी भी कहा जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा, डिमांड डिपॉजिट को नियर मनी भी कहा जाता है। हमको आशा है कि आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे ना मनी एंड बैंकिंग को, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ से एकदम क्लियर होता जा रहा होगा। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे तब। प्रश्न 8 को देखिए, यहाँ पे इंग्लिश है, हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। देखिए, कथन दिया है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मांग जमा को भी मुद्रा का एक रूप माना जाता है। इसका कारण दिया है चेक, यूपीआई, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से बिना नगद निकाले भुगतान किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन दोनों सही है? व्याख्या है दोनों सही है, व्याख्या नहीं। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 8। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मांग जमा को भी मुद्रा का एक रूप माना जाता है। जी बिल्कुल सही है, माना जाता है। और इसका कारण है कि चेक, यूपीआई, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से बिना नगद निकाले भुगतान किया जा सकता है। तो जी ये भी किया जा सकता है, और जो कथन है उसका कारण व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मांग जमा को भी मुद्रा का ही रूप माना जाता है, क्योंकि चेक या यूपीआई, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से बिना नगद निकाले भुगतान किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है।
यानी आज के समय में बैंक खाते की राशि का उपयोग यूपीआई, चेक, आईएमपीएस, एनईएफटी, निफ्टी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड के माध्यम से सीधे भुगतान के लिए किया जाता है। इसे डिमांड डिपॉजिट को मनी सप्लाई का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, चुनाव करना, केंद्रीय बजट तैयार करना, सभी मुद्रा नोट जारी करना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कौन सा सही होगा? वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जी, वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना। कमर्शियल बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन? जनता को से डिपॉजिट स्वीकार करना और योग्य ग्राहकों को लेन देना। यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सृजन को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 10 है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बैंक जमा की गई पूरी राशि को अपने तिजोरियों में बंद करके रखते हैं। ऑप्शन बी है बैंक आवश्यक आरक्षित राशि रखने के बाद जमा राशि का एक भाग ऋण के रूप में देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त साख सृजन होता है। ऑप्शन सी है बैंक मुद्रा नोट छापते हैं। ऑप्शन डी है बैंक केवल सरकार को ऋण देते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश करिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका उपयुक्त अर्थ है ऑप्शन बी, बैंक आवश्यक आरक्षित राशि रखने के बाद जमा राशि का एक भाग ऋण के रूप में देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त साख सृजन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। कमर्शियल बैंक जमा की गई पूरी राशि अपने पास नहीं रखते, कुछ राशि आरक्षित रखते हैं, शेष राशि ऋण यानी लोन के रूप में देते हैं। जब यह ऋण फिर किसी अन्य बैंक में जमा होता है तो पुनः ऋण दिया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सृजन कहते हैं। साख सृजन कॉन्सेप्ट हमको आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा किया जाता है तो वो पूरी जमा को अपने पास नहीं रखते हैं, कुछ राशि को आरक्षित रख लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं आपातकालीन के लिए, और शेष राशि को ऋण के रूप में बांट देते हैं। और जब यह ऋण फिर किसी अन्य बैंक में जमा होता है तो पुनः ऋण दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सृजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट क्रेडिट सेक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक साख क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गांव का साहूकार, ऑप्शन बी है मित्र या रिश्तेदार, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक बैंक और ऑप्शन डी है स्थानीय व्यापारी। कौन सा औपचारिक साख क्षेत्र का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 11। तो देखिए, गांव का साहूकार नहीं है, मित्र या रिश्तेदार भी नहीं है, स्थानीय व्यापारी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी है वाणिज्यिक बैंक एक औपचारिक साख क्षेत्र का उदाहरण है। यानी फॉर्मल क्रेडिट उन संस्थाओं द्वारा दिया जाता है जो आरबीआई के नियमन के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनमें होते हैं कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। इसके विपरीत साहूकार, व्यापारी, मित्र आदि इनफॉर्मल क्रेडिट होते हैं। फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट में अंतर समझिए। फॉर्मल क्रेडिट यानी औपचारिक साख उन संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है जो आरबीआई के नियमन के अंतर्गत कार्य करती हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स, आरआरबीज। और इसके विपरीत जो साहूकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, मित्र होते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट के स्रोत होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट दोनों क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 12 है, अनौपचारिक साख की तुलना में औपचारिक साख को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दिखाती हूँ। अनौपचारिक साख यानी इनफॉर्मल क्रेडिट की तुलना में औपचारिक साख यानी फॉर्मल क्रेडिट को अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए है यह विनियमित होता है। ऑप्शन दिया है कि यह विनियमित होता है, शर्त अधिक पारदर्शी होते हैं और सामान्यतः ब्याज दरें कम होती हैं।
प्रश्न नंबर 12, और ऑप्शन सी, यह केवल अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। इनमें कभी किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी निगरानी किसी प्राधिकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करिए। यानी इनफॉर्मल क्रेडिट की तुलना में फॉर्मल क्रेडिट को अधिक प्राथमिकता देने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मुख्य कारण यही है ना कि यह विनियमित होता है, शर्तें अधिक पारदर्शी होती हैं तथा सामान्य ब्याज दरें कम होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फॉर्मल क्रेडिट की प्रमुख विशेषताएं हैं कि आरबीआई नियमन करता है, अपेक्षाकृत कम ब्याज होते हैं, स्पष्ट नियम एवं शर्तें होती हैं, कानूनी सुरक्षा होता है। इसी कारण यह उधारकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी ग्रामीण महिलाओं की साख तक पहुंच बढ़ाते हैं। क्या दिया है? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की साख तक पहुंच बढ़ाते हैं। इसका कारण दिया है एसएचजीएस नियमित बचत, आंतरिक ऋण व्यवस्था तथा साख योग्यता बढ़ाकर बैंक ऋण तक पहुंचाने आसान बनाता है। ऑप्शन ए दिया है, दोनों सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत और ए गलत आर सही है। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 13, तो देखिए, स्वयं सहायता समूह जो होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए साख तक पहुंच बढ़ाते हैं, तो जी बिल्कुल सही है। और ये नियमित बचत, आंतरिक ऋण और व्यवस्था तथा साख योग्यता बढ़ाकर बैंक ऋण तक पहुंच आसान बनाते हैं। तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही है। यानी एसएचजी मॉडल के सदस्य नियमित बचत करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर समूह से ऋण लेते हैं, समय पर पुनर्भुगतान करते हैं। इससे उनकी बैंक के सामने विश्वसनीयता बढ़ती है और भविष्य में बैंक ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब प्रश्न आसान होंगे, बस देखने में बड़े होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप प्रश्नों को मिनटों में, मतलब सेकेंडों में हल करके एक कर देंगे। ठीक, तो मैं प्रश्नों को एमसीक्यू पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं, तो हमको ये उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लिए होंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो देखिए क्या दिया है। एक ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ती है। वह हर महीने थोड़ी बचत करती है। 1 वर्ष बाद उसे डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए समूह से ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने के बाद उसे बैंक से बड़ा ऋण भी मिल जाता है। यह उदाहरण किस अवधारणा को अच्छी तरह स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है, यानी एसएचजी के माध्यम से वित्तीय समावेशन, मुद्रास्फीति, वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यह उदाहरण किस अवधारणा को अच्छी तरह दर्शाता है? क्या दिया है? यही दिया है कि एक महिला है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, वह हर महीने थोड़ी बचत करती है। 1 वर्ष बाद उसे डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए समूह से ऋण मिलता है और हर समय पर ऋण चुकाने के बाद उसे बैंक से बड़ा ऋण भी मिल जाता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह उदाहरण किस को दर्शाती है? तो एसएचजी के माध्यम से वित्तीय समावेशन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यह उदाहरण दर्शाता है कि एसएचजीएस बचत की आदत विकसित करते हैं, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, वित्तीय समावेशन का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है, समाज के सभी वर्गों को सुलभ एवं किफायती बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है, केवल बड़े उद्योगों को कृषि उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है, सभी करों को समाप्त करना। ऑप्शन डी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कम करना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कौन सा सही होगा? वित्तीय समावेशन का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य यही है कि समाज के सभी वर्गों को सुलभ तथा किफायती बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही होगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, बचत की सुविधा देना, सुरक्षित ऋण उपलब्ध कराना, बीमा एवं पेंशन जैसी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
प्रश्न नंबर 16 है, बैंक ऋण के संदर्भ में कोलेटरल से क्या अभिप्राय है? कोलेटरल यानी बैंक क्रेडिट के संदर्भ में जो कोलेटरल से क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए है बचत खाते में जमा धन या ऋण के बदले उधारकर्ता द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। ऑप्शन सी है उधारकर्ता द्वारा दिया गया ब्याज। ऑप्शन डी है बैंकों द्वारा दिया गया बोनस। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? बैंक ऋण के संदर्भ में कोलेटरल से क्या अभिप्राय है? ऋण के बदले उधारकर्ता द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब ऋण के बदले में उधारकर्ता द्वारा, जैसे हमको ऋण चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उसे ही जो गिरवी रखी गई संपत्ति उसे ही कोलेटरल कहा जाता है। यानी कोलेटरल का मतलब होता है जमानत, वह संपत्ति जिसे उधारकर्ता बैंक के पास ऋण की सुरक्षा के रूप में गिरवी रखता है, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, सोना हो गया, वाहन हो गया। यह ऋण की भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गिरवी संपत्ति पर दावा कर सकता है। प्रश्न नंबर 17 है। दोस्तों बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और ये सेशन टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके चलाया जा रहा है। यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए जुड़ करके। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास का समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, जनगणना कराना, विद्यालय शिक्षा का प्रबंधन कराना, आयकर एकत्र करना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कौन सा सही होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ए सही होगा। यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखना, मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वित्तीय वातावरण तैयार करना। प्रश्न नंबर 18 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। कथन दिया है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में नगद लेन देन पर निर्भरता कम है। उसका कारण दिया है कि यूपीआई तथा अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन दिया है कि दोनों व्याख्या है, दोनों सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने नगद लेन देन पर निर्भरता कम की है। तो जी बिल्कुल की है। क्योंकि यूपीआई अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो जी दोनों सही है और व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। भारत में यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एईपीएस जैसी प्रणालियों ने डिजिटल भुगतान में तेज, सुरक्षित और सरलता बनाया है। मतलब डिजिटल भुगतान को तेज, सुरक्षित और सरल बनाया है। इससे नगद लेन देन पर निर्भरता कम हुई है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। और भारत विश्व में अग्रणी डिजिटल भुगतान देशों में शामिल है, जहां यूपीआई का उपयोग अत्यधिक व्यापक है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्यतः बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति करने की शर्त नहीं होती है? क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्यतः बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति करने की शर्त नहीं होती है? ऑप्शन ए है उधारकर्ता की साख योग्यता, ऑप्शन बी है ऋण चुकाने की क्षमता, ऑप्शन सी है ऋण का उद्देश्य, ऑप्शन डी है उधारकर्ता का धर्म। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्यतः बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने की शर्त नहीं होती है? तो उधारकर्ता की धर्म, उधारकर्ता की धर्म, ऑप्शन डी सही होगा। बैंक
ऋण देते समय सामान्यतः देखते हैं कि आय एवं पुनर्भुगतान क्षमता, साख योग्यता, ऋण का उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज जहां लागू हो जनमत, धर्म, जाति, ऋण स्वीकृति, वैध बैंकिंग शर्तें नहीं है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्तरदायी उधारी की सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? क्या है? उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, यानी उत्तरदायी उधारी को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए है बिना पुनर्भुगतान योजना के नई ऋण लेना। ऑप्शन बी है ब्याज दर प्रवाह किए बिना कहीं से ऋण लेना। ऑप्शन सी है पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार ऋण लेना तथा उत्पादक कार्य में लगाना। ऑप्शन डी है ऋण लेने के बाद उसे चुकाने से इनकार करना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कौन सा सही होगा? कौन सी स्थिति उत्तरदायी उधार की सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। तो सबसे अच्छी तरह ऑप्शन सी दर्शा रहा है, पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार ऋण लेना और उत्पादन कार्य में लगाना। ऑप्शन सी सही होगा। यानी उत्तरदायी उधारी का अर्थ होता है अपनी आय के अनुसार ऋण लेना, ऋण का उपयोग उत्पादन कार्य जैसे कृषि, व्यवसाय, शिक्षा आदि में करना, समय पर किस्तों का भुगतान करना। इससे व्यक्ति को क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट वर्थनेस बेहतर होती है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऋण जाल का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए है एक किसान बैंक की उचित दर पर ऋण लेकर फसल कटने के बाद समय चुका देता है। क्या दिया है? ऋण जाल का सबसे उपयुक्त उदाहरण है एक किसान बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण लेकर फसल कटने के बाद समय पर चुकाता है। ऑप्शन बी है उधारकर्ता अत्यधिक ब्याज के कारण पुराने ऋण चुकाने के लिए बार बार नया ऋण लेता रहता है। ऑप्शन सी है एक विद्यार्थी नियमित रूप से बचत खाते में धन जमा करता है। ऑप्शन डी है एक कंपनी शेयर बाजार से शेयर जारी करती है। क्या दिया है? ऋण जाल का उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो हमको उपयुक्त उदाहरण ऑप्शन बी लग रहा है, उधारकर्ता अधिक ब्याज के कारण पुराने ऋण चुकाने के लिए बार बार नया ऋण लेता रहता है। ऑप्शन बी सही हो। डेब्ट ट्रैप यानी ऋण जाल तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति पुराने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेता है। ऊंची ब्याज दर के कारण मूलधन कम नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो लगातार कर्जे के चक्र में फंस जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से अनौपचारिक ऋण में अधिक देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उधारकर्ता ऋण जाल में फंसने की सबसे अधिक संभावना रहती है? नियमित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी जो गृह ऋण लेता है, या ऑप्शन बी है फसल खराब होने के बावजूद साहूकार ने अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण लेने वाला छोटा किसान, या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, या नियमित लाभ कमाने वाले व्यवसायिक फर्म। कौन सा होगा? कौन सा उधारकर्ता ऋण जाल में फंसने की सबसे अधिक संभावना रहता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, फसल खराब होने के बाद साहूकार से अत्यधिक ब्याज पर ऋण लेने वाला छोटा किसान। ऑप्शन बी सही होगा। यानी यदि किसान फसल खराब होने से कम आए, ऊंची ब्याज दर पर के कारण ऋण नहीं चुका पाता है तो उसे नया ऋण लेना पड़ता है, जैसे डेब्ट ट्रैप का कारण बनती है। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य छोटे किसानों, कमजोर वर्गों को सस्ती औपचारिक साख उपलब्ध कराना ताकि ऋण जाल से बच सकें। प्रश्न नंबर 23 है, कथन और कार्य से संबंधित प्रश्न है। औपचारिक यानी फॉर्मल क्रेडिट का विस्तार उधारकर्ताओं के शोषण को कम करने में सहायक होता है, और इसका कारण यह है कि औपचारिक वित्तीय संस्थाएं विनियमित होती हैं और सामान्यतः पारदर्शी ऋण नियम और ब्याज नीतियों का पालन करती हैं। ऑप्शन दिया है दोनों सही है, दोनों व्याख्या है। ऑप्शन दिया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही है। कौन सा सही होगा? तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 24 है, टेस्ट बेस्ड मतलब प्रश्न है। बताइएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर बताइएगा। रवि ने डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए 80,000 की आवश्यकता है। यह साहूकार बिना कागजी प्रक्रिया के 36% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लेने को तैयार है। एक वाणिज्यिक बैंक आवश्यक दस्तावेज और पुनर्भुगतान क्षमता की जांच के बाद वही राशि काफी कम ब्याज पर देने को तैयार है। रवि बैंक का ऋण चुनता है, तो रवि का निर्णय किस आर्थिक सिद्धांत को सबसे अधिक अच्छी तरह दर्शाता है? कम लागत पर अधिक सुरक्षितता के कारण औपचारिक शाख को प्राथमिकता देना। तो यही सही है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही होगा। यानी रवि ने कम ब्याज, कानूनी सुरक्षा और स्पष्ट शर्तों के कारण बैंक से ऋण लिया और फॉर्मल क्रेडिट की विशेषताओं को दर्शाया। और ऐसे ही प्रश्न जो है ना टीजीटी पीजीटी एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, या बीपीएससी टीआरई 4 हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, आर्थिक विकास में शाख की भूमिका का सबसे उपयुक्त सारांश कौन सा है? शाख हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। उत्तरदायी उपयोग होने के शाख निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय को बढ़ावा देती है, या शाख केवल अमीर लोगों के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शन डी है, शाख का उपयोग केवल कृषि में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25, तो जी ऑप्शन बी सही होगा। यानी उत्तरदायित्व उपयोग होने वाले शाख निवेश, उत्पादन, रोजगार और आय को बढ़ावा देती है। यदि ऋण का उपयोग कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार जैसे उत्पादों कार्यों के लिए किया जाता है, इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा और शाख के बीच का सही अंतर स्पष्ट करता है? प्रश्न नंबर 26, तो पहला ही ऑप्शन अंतर, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, जबकि शाख भविष्य में उधार ली गई राशि लौटाने का वादा है। ऑप्शन ए सही होगा। इन सब को देख लीजिएगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम एकेडमी चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगा और आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संस्था उसके प्रमुख कार्य का मिलान है? आरबीआई मौद्रिक नीति एवं मुद्रा निर्गमन करता है, वाणिज्यिक बैंक आम चुनाव करता है, साहूकार बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है, स्वयं सहायता मुद्रा छापता है। तो जी ये तो करता ही नहीं, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये ऑप्शन ए सही होगा, 27 का ए। प्रश्न नंबर 28 है, कथन और कारण से संबंधित है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार ने भारत के वित्तीय समावेशन को मजबूत किया है। तो जी बिल्कुल किया है। क्यों किया है? डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बड़ी आबादी के लिए तेज, सुरक्षित और सुलभ वित्तीय लेन देन को संभव बनाते हैं। तो जी दोनों सही है और व्याख्या भी है, ऑप्शन ए सही होगा। ये रहा इसका व्याख्या, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मीना बैंक से ऋण लेकर सिलाई का व्यवसाय शुरू करती है। वह प्रत्येक किस्त समय पर चुकाती है। बाद में बैंक उसके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बड़ा ऋण स्वीकार कर देती है। तो बैंक के इस निर्णय को कौन सी अवधारणा सबसे अधिक स्पष्ट करती है? तो ये शाख योग्यता होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। मुद्रा और शाख अध्याय का केंद्रीय संदेश निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, इसका केंद्रीय संदेश यही है कि सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली, प्रभावी बैंकिंग सेवाएं तथा शाख का उत्तरदायित्व उपयोग समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। और इसका ये रहा व्याख्या। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट समाप्त हुआ, और अगला टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको कल डिस्कस करेंगे।
और इकोनॉमिक्स देखिए, जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 9th से शुरू होता है 12th तक चलता है, तो 9th का कंप्लीट हो चुका है जिसमें 4 चैप्टर थे, और वर्तमान समय में क्लास 10th का चल रहा है जिसमें 5 चैप्टर है, 3 कंप्लीट हो गया है और 4 और 5 2 क्लास चलेगा। इसके बाद जो भी हम पढ़ाई हूँ 9th और 10th का कंप्लीट, इन सब का मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। आप लोग को चाहिए मैराथन क्लास कंप्लीट, मतलब 9th का और 10th दोनों का कंबाइंड, और उसमें व्याख्या नहीं किया जाएगा, बस प्रश्नों को देखा जाए, मतलब लिया जाएगा। कम से कम 200 प्रश्न लेने की कोशिश करूँगी। यदि आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा, व्यू अच्छा गया तो ज़रूर मैं लूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं लूँ या नहीं लूँ मैराथन। यदि लेना है तो मैराथन लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बता दूं, सरकारी नौकरी का सपना सभी देखते हैं लेकिन मेहनत बहुत ही कम करते हैं। तो आप उन लोगों में से बनिए कि आप मेहनत भी करिए और सपना भी देखिए, ताकि जो सोचे हैं, जो सपना देखें उसको प्राप्त कर सके, अपने माता पिता का नाम को रोशन कर सके। थैंक यू।